प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा और काशिफ अब्बासी। और ख़ास तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आमिर साहब तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं है, तो काशिफ अब्बासी हमारे साथ हैं जो आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उसके ऊपर अपना एनालिसिस देंगे। जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले 15 सितंबर जमहूरियत का आलमी दिन, पाकिस्तान में अदलिया और मीडिया समेत इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती हमले जारी। जमहूरियत के जरिए इक्तदार पाने वालों ने ही आजाद इदारों को टारगेट पर रख लिया। क्या कोई भी जमहूरी माशरा आजाद अदलिया और मीडिया के बगैर तरक्की कर सकता है? मुजव्वजा मीडिया अथॉरिटी मामले पर ब्रेक थ्रू, इसकी तफसीलात में जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने जो बाइडन की जानिब से कॉल ना करना उनकी मसरूफियत करार दे दिया। इमरान खान का अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू, इसकी तफसीलात पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चेयरमैन नैब को तौसी देने की हुकूमती कोशिशें बेनकाब, मद्दे मुकाबिल में ब्रेक की गई खबर की वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने भी तस्दीक कर दी। ऑर्डिनेंस लाने का इंदिया, चेयरमैन नैब की कारकर्दगी से हुकूमत खुश, वजह क्या? ऑपोजिशन को नच डालना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे रुपए के मुकाबले में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए, डॉलर की उड़ान बेलगाम, स्टेट बैंक रुपए की कदर को मुस्तहकम करने में मुकम्मल नाकाम, हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, अवाम महंगाई के अजाब में जकड़े गए हैं। इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले काश साहब आपको वेलकम आज के इस शो में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जी, आज 15 सितंबर जमहूरियत का आलमी दिन है एक तरफ, और दूसरी तरफ इस वक्त जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं वहां पर हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो जमहूरियत के सतून समझे जाते हैं, जो इदारे जिनका आज़ाद होना किसी भी जमहूरियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे उलझ रही है, उनको उन पे कदगने लगा रही है, उनको रोक टोक करने की कोशिश कर रही है और इस तरह की रवायात कायम कर रही है जो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखी गई। तो ये जमहूरियत है? देखिए, इस मुल्क में जमहूरियत हमेशा नाम की रही है और इसकी वजह यह कि जो बुनियाद है जमहूरियत की, वो बुनियाद तो हमने कभी पूरी ना की है ना करने की कोशिश की है। इस मुल्क में कोई जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता, कोई सियासी जमात नहीं चाहती इस मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत आए। वो जो बुनियादी जमहूरियत की जो ज़रूरियात है वो ख़ुद पूरी करने को तैयार। कहाँ तायात लीडरशिप्स होती हैं पूरी दुनिया में। हमने कहा हमारा लीडर, उसके नाम के साथ या तो भुट्टो ज़रूरी है या उसके नाम के साथ शरीफ ज़रूरी है। और अब इमरान खान साहब आ गए हैं, वो भी जिस हद तक डिक्टेटोरियल हो सकते हैं वो होते हैं। एक लीडर बैठ के डिसाइड करता है पार्टी ने क्या करना है, लोग ये बिलीव करते हो, उनके साथ एग्री करते हो, ना करते हो, सारों ने उसके ऊपर चलना है। तो जमहूरियत कोई चाहता नहीं है। जमहूरियत सिर्फ एक टूल है लोगों का इक़्तिदार में आने के लिए। पावर गेम है, इख्तियार चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, उसके लिए सियासी जमात होना ज़रूरी है। तो जब जमात भी बन जाती है और उसको इस्तेमाल करके लोग इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, ज़ाहिर है उन्हीं का काम है इस मुल्क में जमहूरियत लाने का। लेकिन देखिए, दूसरा आपने इदारों की बात की, जहाँ पे मैं अनड्यू क्रिटिसिज्म के खिलाफ हूँ, वहाँ पे इस मुल्क में इदारे भी अनफॉर्चुनेटली अपने आप को, इदारों का भी काम है अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करना। क्या इस मुल्क में इदारे सारी उम्र इंडिपेंडेंट रहे? क्या से अदलिया की बात की, आज मेरे रऊफ साहब से बात हो रही थी आने से पहले, असद उमर साहब ने अदलिया का जिक्र किया। 40-40 साल के पेंडिंग केसेस हैं। कौन सी जमहूरियत में इंसाफ के बगैर जमहूरियत कौन सी है? अगर कोई ये कॉल आउट करे कि अदालतों को वक्त पर इंसाफ देना चाहिए, इसमें इदारों पे हमला नहीं। मैं जो वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, दैट्स अनफेयर, हु कैन स्टैंड विद दिस? गलत है। ये हमारा पाकिस्तान का एक मैवरिक मौला जट स्टाइल है जिसमें सख्त से सख्त बात करेंगे तो लीडर बड़ा खुश हो जाएगा। PCO के जज बाहर निकालो, याद होगा उसके ऊपर कुछ लोग नायल भी हो गए थे, तलाल चौधरी साहब वगैरह। ये होता है पाकिस्तान में, लेकिन इदारों को भी अपनी इज्जत लोगों की नज़रों में खुद अपनी कारकर्दगी से बनानी होती। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी थिन लाइन है। ये हुकूमत क्या इदारों पे जो मीडिया के साथ ये कर रहे थे या इदारों पर, आज़ाद इदारों पे नहीं रखता, और ये किसी भी दूसरी सियासी जमात से मुख्तलिफ नहीं है तहरीक इंसाफ के ऊपर। इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो इंडिपेंडेंस इदारों की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेकिन इदारों को खुद भी अपना ख्याल करना चाहिए कि लोग उनको जो देख रहे हैं उनमें इदारों के अंदर भी बहुत कुछ बेहतर होना भी बाकी है। अब इलेक्शन कमीशन की मिसाल ले लें, बड़ा अच्छा किया जो डस्का के इलेक्शन में, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था इन माय व्यू के। उसको उन्होंने वक्त पर प्रेस रिलीज आने शुरू हुई, जो प्रॉब्लम्स थे दिखाने शुरू किए। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन था आज से 2 साल 3 साल पहले, इसी तरह 5-5 बजे तक नताइज नहीं आते थे, नताइज बदले जाते थे, धांधली का इल्जाम, नोबडी यूज्ड टू मूव। सो एक वाक्य से या एक इंसिडेंट से आप अपनी इज्जत नहीं बनाते, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। वो कंसिस्टेंसी नहीं है इन इदारों में। देखिए, पब्लिक में जाने की EVM के साथ मेरा ज़ाती मानना ये है
इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत नहीं थी। ये काम पहली फोरम पे स्टेक होल्डर्स और इलेक्शन कमीशन जो कि जिसने ये कंडक्ट करने इलेक्शन, उनको आपस में बैठ के बहुत से मसाइल हल करने चाहिए थे, बजाय इसके कि वो जो बहुत सी 37 उन्होंने चीज़ें कही हैं, वो बहुत सी तो हंसी वाली है। मुझे हंसी आगे पढ़ के कि जी क्या ईवीएम रोक लेगी जो कैप्चर बूथ कैप्चर होते हैं। वो किसी ने कहा एल्फी वाली कोई बात भी उन्होंने की कि एल्फी डाल के चलाई। ये किस किस्म के आर्गूमेंट है? आपका काम ये नहीं है। बहुत सी डिफरेंट फेजेस हैं। फिर तो आरटीएस सिस्टम, क्या जरूरत है आपको सिस्टम्स बनाने की? प्री इलेक्शन फेज है, इलेक्शन डे फेज है, पोस्ट इलेक्शन फेज है, इन तीनों में धांधली होती है पाकिस्तान में। इलेक्शन डे में भी वोट डालना और उसके अराउंड जो पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हो रही, लोग अंदर घुस रहे हैं, पॉलिटिशियन उसको टेक ओवर करने की कोशिश करें, वो बड़ी एक डिफरेंट फेज है, वो एक डिफरेंट माहौल है जिसको आपने काउंटर करना है। सारे को इकट्ठा करेंगे, ठीक करेंगे तो इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे पाकिस्तान में। सो जहां सियासतदानों को इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए, वहाँ इदारों पे भी बहुत भारी जिम्मेदारी है। इन अदर वर्ड्स यू सेइंग कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत नहीं है मुकम्मल तौर पे या उस तरह से नहीं है जिस तरह से जमहूरियत को डिफाइन किया जाता है, तो इसमें इदारों का अपना भी बहुत बड़ा कसूर है जी। एब्सोल्युटली। क्या अदालतों ने इससे पहले मार्शल लॉज को जस्टिफाई नहीं किया? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 साल की और आइन में तरमीम की इजाजत दे दी है? यही इदारे हैं ना, इन्हीं इदारों की बात हो रही है। यही इलेक्शन कमीशन है हमारे सामने। कोई सियासी जमात आज तक ये नहीं कहती कि इस मुल्क में पिछले 40 साल में कोई इलेक्शन फेयर हुआ और 70 के इलेक्शन के बाद हर इलेक्शन की प्रधानगी का तो कहाँ इलेक्शन कमीशन? अगर कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ तो आपने आज तक किस इलेक्शन के बारे में किया क्या है? फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जैसा साफ शफाफ आदमी आया, उसने कहा आई एम जस्ट वन मैन, मैं एक आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उसने भी हाथ खड़े किए, रिजाइन किया, घर चला गया। तो इसका मतलब ये इदारे अपनी जो अपनी साख है वो इदारे ने खुद बनानी होती है, कंसिस्टेंटली काम करके बनानी होती है। 1-2 एक्शन से ये साख नहीं बनती। इदारों को अपनी साख खुद बनानी होती है। आप एग्री करते हैं जो काशी साहब कह रहे हैं? और इसके अलावा क्लासी साहब, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इसकी डिटेल्स भी जरा बात कीजिएगा। काशिफ ने बड़ी अहम बातें की हैं। 2-4 इसमें मेरा ख्याल है वो ठीक है कि सियासतदान जो हैं उनका काम है रिफॉर्म्स करें, चीज़ें करें, लेकिन सियासतदानों का जो कंडक्ट हमें नज़र आ रहा है, जो आपका सवाल था बुनियादी तौर पर 15 सितंबर है, आज जमहूरियत का आलमी दिन है। क्या पाकिस्तान में इस वक्त हमारे सियासतदान, सबकी बात अगर हुकूमत पर अगरचे ज़्यादा दबाव आना चाहिए, आता भी है कि हाउस को चलाना उनकी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट को चलाना है उन्होंने बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। क्या आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है, आज हम कह सकते हैं कि ये मेरा ख्याल कितने सालों से 12 साल हो गए अनइंटरप्टेड जमहूरियत हमारी चल रही है, 12-13 साल हो गए तकरीबन। 2008 के बाद अगर देखें, उससे पहले भी थी एक, चलो अगरचे एक उसमें फौजी एक उसमें जनरल बैठे थे, लेकिन एक जमहूरियत की शक्ल तो थी। हमें को उसमें और इसमें जमहूरियत में कोई आपस की बात, काशी मुंह पे बैठे हैं, ये भी कवर करते रहे पार्लियामेंट को, हमने भी देखा है कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जो जनरल मुशर्रफ दौर की पार्लियामेंट थी वो ज्यादा वाइब्रेंट थी, एग्रेसिव थी। लोग देखे थे, याद है कौन क्या बड़े लोग उस असेंबली का हिस्सा थे, मतलब क्या बड़े बड़े लोग थे जिनको हम सुनने जाते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते थे। आज हालत ये हो चुकी है आपकी पार्लियामेंट की कि आपके ताले लग चुके हैं, आपके हर 5 मिनट बाद कोरम आपका खत्म हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ जाने को तैयार नहीं है, अपोजिशन के कोई बंदे जो हैं वो जाने को तैयार नहीं है। और उन दिनों में जाएंगे जब कोई आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, कोई वोटिंग होनी है, कोई बिल वगैरह पास होना है, कोई बड़ा आपका अहम पास होना है, तो आपको वहाँ पे नजर आएंगे अपोजिशन या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आज पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते। इससे पहले आपने नवाज शरीफ साहब को देखा, जमहूरियत की वो सबसे ज़्यादा वो बात करते थे जो हम असली जमहूरियत लाएंगे। तो आपको याद हो 8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं गए थे, 6 महीने सेनेट को ये कहना पड़ा कि अब आप इतने अरसे बाद आएंगे सेनेट के। रज़ा रबानी साहब ने उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस में जाकर चेंजेस कराई कि आपको साल में 2-3 दफा आना पड़ेगा, फिर भी एक दफा गए थे पूरे 4-5 साल में। मैं ये बता रहा हूँ जमहूरियत अगर वीक हो रही है, जिसकी बात आज इंस्टीट्यूशंस की बात कह रहे थे कि जो इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के ताबे हैं, मान लिया भी ताबे हैं, और भाई साहब आप भी तो कोई अपना कंडक्ट दिखाएं कि इंस्टीट्यूशन आपकी इज्जत करना शुरू करें कि इतनी बड़ी मुकद्दस पार्लियामेंट है। आपको याद होगा खोसा साहब ने कहा था जब यहाँ पे थे, आसिफ सईद खोसा साहब ने उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था या उस वक्त जब इनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे सारे, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आपका इदारे अगर ये महसूस करेंगे कि जो लोग हमारे सरबराह हैं और जो लोग जिन्होंने हमें चलाना है वो इस काबिल नहीं है कि उनकी आके अपनी इज्जत करते हैं। जिस तरह के लड़ाई झगड़े हमने देखे, इमरान खान साहब आए पहले दिन, उनको तकरीर नहीं करने दी, शोर शराबा, आज तक वो लड़ाई वहाँ पे डंडा सोटा चल रहा है, गाली गलोच हमने सुनी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े सुने हमने, शाउटिंग में। चलो शाउटिंग मैच मैं आपके ईमानदार से बताऊँ मैं हक में हूँ,
कि जमहूरियत में अगर आपकी पार्लियामेंट में शाउटिंग मैचेस, ये वो एल्बो शल्बो, दूसरे को एक उसको आप, हेल्दी डेमोक्रेसी, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के साइंस होते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चीजें होनी चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो फिर मेरा ख्याल है आपकी जमहूरियत भी नहीं चलेगी। अच्छा। अब आपने इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा जो नारे मारे थे कि हम इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करेंगे, आज उनकी जो आपने वो मीडिया का सवाल किया, आज जो 3-4 बड़े इदारे हैं और जिनके इमरान खान साहब बेनिफिशियरी है, मजे की बात है, आज इमरान खान साहब का उनके साथ डंडा सोटा चल रहा है और बड़ा खुलेआम चल रहा है। उनका मीडिया के साथ ये लड़ाई हुई, जो आज उसका एक उसमें अच्छी चीज़ तो ये वी मस्ट अप्रिशिएट हुकूमत, कि हुकूमत ने अगर आज उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, ज़रा पीछे हटी है और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई है कि बैठ के कंसेंसस एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को हम इस चीज़ पे आके हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको ताने नहीं देने चाहिए कि आप लोग डर गए, देखा हमने आपको भगा दिया। नो, मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों ने बड़ी जदोजहद की, अपोजिशन ने बड़ा साथ दिया है, इवन सिविल सोसाइटी ने दिया है, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक जमहूरी अंदाज में हुकूमत थोड़ी सी पीछे हटी है और उन्होंने कमेटी बनाई है कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। हम फिर कहते हैं कि हम की मादर पितर आज़ाद लोग नहीं हैं, हम ये नहीं चाहते जो मैंने कह दिया वो हरफ आखिर है, या मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन थोड़ा सा नजर आना चाहिए कि आप हमारे चैनल को मारना नहीं चाहते 50 करोड़ के जुर्माने करके, 10 करोड़ के करके, अपीलें खत्म करके। सो वो चीज़ एक उनकी मीडिया के साथ लड़ाई चल रही है बड़ी खौफनाक किस्म की, रोजाना फेक न्यूज़ के नाम पे। एक अदालत पे आज असद उमर साहब ने एक उन्होंने लीथल अटैक लॉन्च किया है, और ये उनका पॉपुलर स्टांस है। लोग तो कहेंगे कि आप आसमान से उतरे हुए हैं, कुछ जजेस को आसमान से उतरे हुए हैं। अगर सियासतदानों की हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ब्यूरोक्रेट्स की हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? आज उन्होंने भी खासा उनको सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान साहब बेनिफिशियरी, मैं फिर कह रहा हूँ कि वहीं से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे और नवाज शरीफ साहब नहीं हुए थे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो सबसे बड़ा मोहसिन है आपका, उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस जो कई सालों से दबा के बैठे हैं। मोहसिन तो मीडिया भी है सर, बस जो मोहसिन है तो फिर इनके बारे में मशहूर है ना, जो मोहसिन है पहली छुरी तो मोहसिन को मारते हैं, ये इंसानी मिजाज है उसमें है। सो इमरान खान साहब जो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करने की बजाय, अगेन हो सकता है वो कहें हम आके रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आजम सवाती, बशीर अहमद अल मरूफ आजम सवाती ने आगे उसने इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करके देना है, तो फिर अल्लाह मालिक है, फिर आप उसका आगे इंजाम भी देख रहे हैं, हाल भी देख रहे हैं। बहरहाल लास्टली कि ये जमहूरियत जो है ना, या तो मेरा ख्याल बरसों लगते हैं, डेकेड्स का काम होता है, क्योंकि यूरोपियन सोसाइटीज़ में 200-300 साल लग गए हैं, वो फिर इस हमें तो अभी 12 साल भी नहीं हुए, सो इंतज़ार करते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, मार कुटाई होती रहेगी। बस में रश हो ना तो सवारियाँ अगर उसमें बैठ जाएँ तो सीट एक और 4 बैठ जाए तो कुछ आगे जाके कुछ धक्के शक्के कुछ जंप शंप लगने के बाद सीट एडजस्टमेंट हो जाती है। सो जंप शंप लगते रहेंगे, शायद कोई एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन आम बंदे के जहन में ये सवाल अभी भी है कि जमहूरियत जिसको पाकिस्तान में कुछ खानदानों की मीरास या लॉन्डी समझा जाता था, वो जमहूरियत देखने के लिए एक नई पार्टी को चूज किया, एक नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने भी कोई फ़र्क नहीं किया इस जमहूरियत के साथ, या कोई ऐसे रवैये नहीं इख्तियार किए जिसमें जमहूरियत नज़र आ सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बाइडन की जानिब से कॉल ना आना उनकी मसरूफियत को करार दिया है। क्या डिटेल्स हैं इस इंटरव्यू की, मजीद भी अहम बातें की उन्होंने, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकन टीवी चैनल CNN को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन सदर की उनको कॉल नहीं आई, बेसिकली वो मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हैं, ये गिला कर रहे हैं, कोई सब्लिमिनल मैसेज है, कोई बताना चाह रहे हैं कि मेरी कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से नहीं आई। एंड आप ब्रेक में बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के ऊपर कि उसको बदलने में बहुत टाइम नहीं लगता, वो भी ज़रा प्लीज़ कंक्लूड कीजिए। नहीं कह रहा कि टाइम नहीं लगता, टाइम तो लगता है, लेकिन हम क्योंकि री इन्वेंट नहीं करने जा रहे व्हील को। जब आपने व्हील इन्वेंट करना होता है तो उसमें टाइम लगता है कि आपने कोई नई चीज़ बनानी है, मैं ट्रायल एंड एरर की बना। दुनिया में डेमोक्रेसीज चल रही हैं, हमारे मुल्क में ये जमहूरियत लाना नहीं चाहते। 50 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, 40 साल है PMLN को इस पॉलिटिक्स में और इस निज़ाम में आए हुए। कितना मुश्किल, उनको नजर नहीं आ रहा कि सिंध में पुलिस किस तरह काम करती है, इदारे किस तरह काम करते हैं। एक दफा मैं CM साहब का इंटरव्यू कर रहा था, एक सेक्रेटरी साहब जो प्ली बार्गेन करके गए थे, जिन पे करप्शन का इल्जाम था, पैसे वापस किए, एग्जैक्टली उस पोजीशन में दोबारा लगा दिया जिस पे पहले लगे हुए थे। मैं कहा जी आप ये कैसे लगा सकते हैं? उन्होंने कहा जी पाबंदी तो कोई नहीं। मसला ये है कि क्या ये चीज़ है कि कौन ठीक आदमी है, किसको किधर लगाना है, इसको समझने के लिए कि आपको जमहूरियत दोबारा से इन्वेंट करनी पड़ेगी। 40 साल से इसी जगह बैठे हैं, आखिरी दिन 10 साल की गवर्नमेंट के बाद शहबाज साहब का आपको DG खान में खिताब याद है इलेक्शन से 2 दिन पहले का कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, जो बात इमरान खान साहब कर रहे थे, ये इस मुल्क में गरीब और अमीर के लिए एक मुल्क होगा। तो आपने पिछले 10 साल में उसको करने के लिए किया क्या है? मिसालें इन्होंने दी कि पार्लियामान को जाता नहीं, निज़ाम पे किसी को हर्ज,
ये अपनी मर्जी और कन्वीनियंस की जमहूरियत चाहते हैं, जिसमें इनकी मर्जी के मुताबिक बादशाह सलामत जो भी हो उस वक्त का, चाहे वो आज का बादशाह या पुराना बादशाह, उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक ये मुल्क चलता है। मुल्क कन्वीनियंस के नहीं, इदारों का नाम जमहूरियत है, अफराद का नाम जमहूरियत नहीं। जमहूरियत नवाज शरीफ से नहीं आएगी, जमहूरियत किसी भुट्टो खानदान के नाने से नहीं आएगी। जमहूरियत आएगी जब इदारे अपना काम ठीक से करेंगे। 40-40 साल इस मुल्क की अदालतों में केस नहीं चलते। किसी को आपने आज तक सुना देखा किसी ने कोई काम किया हो? क्या पुलिस का निज़ाम, पटवार खाने इस मुल्क में, कोई सिविल ऐसी जगह जहां से आपका लोगों का इंटरेक्शन है किसी सिविल इदारे के साथ, कोई एक बताएं सवाए मोटरवे की जो हम मिसालें देते हैं इस मुल्क के, जो कहता कोई कहे कि यार ये ठीक चलता है इसमें, कोई एक निज़ाम इस मुल्क में ठीक चलता है? और अगर नहीं ठीक चलते तो पिछले 12 साल की जो आप बात कर रहे थे रऊफ साहब, जमहूरियत में कोई एक कोशिश बताएं मुझे जो किसी ने इस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश की। कोई याद है आपको कुछ काम, कोई पुलिस को ठीक करने का कोई रिफॉर्म्स का कोई काम किया हो किसी ने कहा यार ये चीज़ ठीक नहीं चल रही इस मुल्क में, मैंने इसको ठीक करना? 7 IG लगाए तो हैं पंजाब में। एग्जैक्टली, मैं तो पिछले 12 साल की इसीलिए बात कर रहा हूँ। बाकी 2 पार्टियां तो नहीं करना चाहती थी। इमरान खान साहब ने कहा था ये दोनों खराब है, मैं वो आदमी हूं जो आके इस मुल्क का निजाम ठीक करूंगा। पिछले 3 साल में कोई एक कोशिश बताएं जो इन्होंने की हो। पिछले 13 साल में किसी जमहूरी पार्टी ने, अब तो सब ने अपनी अपना टाइम गुजार लिया, कोई एक कोशिश बताएं कि किसी ने इदारे ठीक करने की कोशिश की जो उनके नीचे आते हैं, जो किसी सूबे के नीचे आते हैं, जो वफाकी हुकूमत के नीचे आते हैं। कोई एक इदारा ठीक नहीं करते। तो ये सदियां नहीं, इसमें 2000 साल शायद आपको लग जाए अगर यही सारी मेरा बाद मेरा बच्चा, मेरे बाद मेरा बच्चा चलता रहा ना इस मुल्क में, तो ये आपको 2000 साल में भी आप ठीक नहीं कर सकेंगे सारे को। वजह क्योंकि ये निज़ाम इन बड़ों को सूट करता। उनको चाहिए ये, उनको चाहिए कि लोग जो मुख्तलिफ जगह बैठे हैं वो हमारे गुलामों की तरह का, और ये कर दो और ये नहीं होगा, और जो बादशाह सलामत ने फरमा दिया। फिर ये आवाम भी तो आदी हो चुके हैं इसी तरह के रवैये के। नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, इमरान खान क्या कहते हैं? उन्होंने इमरान खान साहब को दे दिया ना वोट आके। नहीं मतलब आधा दे, उनको 1-1.5 करोड़ मिला, 1-1.5 करोड़ उनके पास भी तो है ना। उनके पास जो अगर कलेक्टिव ऑपोजिशन के बाद 2.5-3 करोड़ से ज्यादा वोट, फिर मैं कह रहा हूँ तो लोग तो वहीं खड़े हुए हैं। लोगों को देखिए, यहाँ पे लोगों को अलिफ लाला की कहानियां सुनाई जाती है। हम आएंगे, हम जमहूरियत कौन है? पीपल्स पार्टी जमहूरियत। सिंध जाके देखिए जरा, ये जमहूरियत है पीपल्स पार्टी। मुझे समझ नहीं आती किस वैसे पंजाब में आपको फर्क लगता है? आपको ख्याल है आप इसके बाद पंजाब ताना देने के काबिल है सिंध वालों को कि आपकी जमहूरियत बड़ी खराब है? पंजाब 3 साल पहले तो कम से कम बेहतर था। आपकी बात करो, आप कैसा लग रहा है सर? देखिए, लेकिन इसमें यह जरूर होगा ना कि इमरान खान साहब को लोगों ने एक मौका दिया, उससे फिर शहबाज शरीफ की तरफ चले जाए, और वो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई रोड सड़कें बना के कोई मतलब पंप एंड शो, पेंटिंग करके, कोई मेकअप करके चीज बेहतर कर ले। आमिर मतीन साहब कहते हैं बारिश के दिनों में हेड पहन के, बूट शूट पा के, 3-4 लोग साथ लगा के थोड़े ड्रामेबाजी तो बड़ी अच्छी कर लेते थे। और वाली बात, काम उन्होंने सिर्फ लाहौर में किए हैं। आपके पिंडी या हमारी मुल्तान साइड, इधर हमारा इलाका सराय के इलाकों में उनके काम नजर नहीं आते। मुल्तान में मेट्रो बनाई उन्होंने, और जिसकी जरूरत हरगिज़ नहीं थी, जाके मुल्तानी से पूछो। खाली है सुना मैंने, मुझे मुल्तान का एक लड़का बता रहा था जरूरत नहीं है, जिस रूट पे बनाई है उस पे खाली है। मतलब 30 बिलियन रुपीस उन्होंने अपने बिजनेस के लिए उन्होंने वहां खर्च किए थे। नजर आती है ना, नजर आती है सर। असल काम नजर आने का, नजर आते रहना चाहिए। हमारी जमहूरियत ये चीज वो बनाओ जो लोगों को नजर आए, जिसको देख के मैं कहूँ ये मैंने किया, मोटरवे मैंने बनाई है, मेट्रो मैंने बनाई है। लोगों को, जिससे लोगों ने डील करना है, जिन इदारों से जहाँ से उनको रेमेडीज मिलनी चाहिए, जहाँ से उनके मसाइल हल होने चाहिए, वो किसी की जरूरत मजबूरी नहीं है। मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर में लाहौर डूब गया था, बहुत ज़्यादा बारिशें आई थी, तो उस वक्त सीवरेज की बात हुई। तो मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले की बात है, मैंने कहा था कि अगर सीवरेज के पाइप अगर यहाँ से ज़मीन से सड़क से कुछ 6 फुट ऊपर नज़र आ सकते तो लाहौर में बेहतरीन सीवरेज होनी थी, क्योंकि वो नीचे नज़र आते हैं, उसको उन्होंने ना चेंज करने देना उन्होंने उसको ठीक करना है। वो उस इनका सवाल तो रह के इमरान खान वाला काम वो समझते हैं जो लोगों को नजर आए, जिसकी बुनियाद पे वोट। कोई एजुकेशन का लोग भी इतने सियाने हैं ना माशाल्लाह, दिखता है जो दिखता है वो बिकता है। अस्पताल तो नजर आते हैं ना, और तो भी लोग। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने किया। देखें, मसला ये कि अगर कोई सवाल पूछेगा कि आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं कॉल किया, शायद मसरूफ होंगे। मुझे लगता है कि बेचारा क्या कहेगा आगे से। अमेरिकन पाकिस्तान को इस फेलियर का जिम्मेदार समझते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को फोन नहीं कर रहे, जो मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, और जो कि हम इंप्रेशन बार बार डिस्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम नहीं नाकाम, हमने कोई गेम नहीं खेली। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब भी जब थे और बुश ने अपनी किताब और बुश एट वॉर में उन्होंने कहा डबल गेम की उन्होंने हमारे साथ। एक तरफ हमें कहते थे हम हैं, तो दूसरी तरफ वो हम दूसरी साइड के कंप्लिसिट थे।
मेरा ख्याल है इसी वजह से अमेरिकन काशिफ हम बड़े सियाने हैं या अमेरिकन बेवकूफ़ हैं कि उन्हें नहीं पता चलता डबल गेमें चल रही हैं, मतलब हमारे साथ हैं भी सही और हमें इल्ज़ाम भी लगाते रहते हैं। सर देखिए इतने बेवकूफ़ हैं वो ऐसे। मसला बेवकूफ़ी, मेरी बात सुने, आप हमसे तवक्को करते हैं तालिबान को मेज़ पर लेकर आओ, और अगर हम 2 दिन या 3 दिन के नोटिस पे मरी में मुज़ाकरात आपके करा देते हैं, मुल्ला मंसूर को बुला लेते हैं मरी में, जिसमें सारे मुज़ाकरात हो जाते हैं 2014 इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। क्या हम उनको कंट्रोल करते हैं? अफगान को कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। अफगान ये जो तालिबान है इनको कंट्रोल आप नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ बात कर सकते हैं आप हम हमारा इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि वो हमारे पास रहे। उनको यहाँ पर जब भागते थे वहां से तो अफगान जैसा कहते थे कोयटा शूरा फॉर एग्जांपल, या ऐसा की जो बात तो बारह खाऊ बड़ा पड़ा है सारा। हक्कानी साहब के बेटे को यहाँ बाराकों में कत्ल किया गया था, आपको याद होगा, सिराज हक्कानी साहब, सारा उन्हीं के पास है, जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे को। अब मसला ये है कि अमेरिकन ये सोचते हैं कि शायद ये सारी लार्जर गेम हमने प्लान की किसी तरह इनको हराने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि हम अपने ब्रिजेस क्यों अपने नेबर से बर्न करें। नॉर्दर्न अलायंस वैसे ही हमारे कंट्रोल, वो तो इंडिया के साथ थी हमेशा से। ये अब्दुल्ला वगैरह के बच्चे सारे इंडिया में रहते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारा इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत तालिबान के साथ। हमने कहा हम उनको भी अपना दुश्मन बना लें। एक हद तक हमने ये जरूर किया कि अपने जो इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऑल आउट जाके वो नहीं किया जो अमेरिकन चाहते थे। पर पाकिस्तान को मलबा डालना पाकिस्तान पर, मेरा ख्याल है ये भी जरा थोड़ी अमेरिकन ज्यादती है। अच्छा क्लास, अब कैसे डिफ्यूज होगी ये सिचुएशन? ये इसी तरह ही चलता रहेगा, फोन नहीं आएगा और यही होता रहेगा? फोन पे तो काशिफ ने बड़ा अच्छा, मेरा ख्याल मैं एग्री करता हूँ उनसे कि अमेरिकन की वो खुश नहीं। और इमरान खान साहब ने आते ही जो एक, क्योंकि उनको एक अपनी उनकी कंस्टिट्यूंसी है इमरान खान साहब की, उसको एंगेज करना चाहते हैं, माचो टाइप, डिफेंड, मैं किसी से नहीं डरता जी सर, नो मोर टाइप, या वो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, बोला नॉट, मैं किसी से मुतासर नहीं होता, मरूब नहीं होता, गोरे से तो बिल्कुल नहीं होता। वो जो मैसेज देते हैं ना पाकिस्तानी कौम को, जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश भी होती है। आपको याद होगा भुट्टो साहब ने भी ये ट्रिक किया था जब उन्होंने कहा था कौमी असम्बली में जाके हेनरी किसिंजर की मुलाकात के बाद कि सफेद हाथी मुझे कत्ल करना चाहता। उनका ख्याल था कौम बाहर निकल आएगी सड़कों पे और मुझे चढ़ा देगी, बांस पे चढ़ा देगी। खैर वो एक अलहदा कहानी है। तो खान साहब बेसिकली जो उन्होंने आके 1-2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, अब डिप्लोमेटिकली आकर आपको याद हो उनके हामियों से मादरत के साथ, वो जज्बाती कौम है मेरी तरह भी, कि उन्होंने 2-4 लोगों के साथ पहले ऐसे बातें करती हैं जो मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली खान साहब को थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। वंस यू आर अगर हेड ऑफ द स्टेट, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होना और चीज़ है, एक कंटेनर की तकरीर और चीज़ होती है, एक मुल्क चलाते हुए वज़ीर आज़म के ऑफिस पे वहाँ बैठ कर बात करना। मसलन में मोदी साहब के साथ वो सीन गड़ाए थे, अगर आपको याद हो, जो इमरान खान ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी, जो पहली तकरीर थी जो उन्होंने वहाँ से बनी गाला से की थी, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। तो इन्होंने उनके साथ रब्ते की कोशिश की, उन्होंने कोई आगे इनको कोई सही जवाब नहीं दिया मोदी साहब एंड कंपनी ने। तो इन्होंने एक आके ट्वीट किया था कि उसमें आपको याद, स्मॉल पीपल एट ये बिग प्लेसेस, जो मैं समझता हूँ आपको नहीं करना चाहिए था। ये होती है नुकसान के बाद में शिकायत भी कर रहे थे। एक दिन कौमी असम्बली में खड़े होकर मैं मोदी साहब को फोन कर, तो मेरा फोन नहीं सुनते, इफ यू रिमेंबर। अच्छा सादा इतने ये बातें कह भी देते हैं जो कि आपको सम टाइम आपको नहीं कहनी होती, कि आपको आपकी एम्बेरसमेंट हो रही, यू डोंट शेयर इट विद द पीपल, अपने तक रखते हो। स्टेट सीक्रेट भी कुछ चीज़ है, कॉल की नहीं उठाई वो हो गए। आजकल वो कहते हैं जी वहाँ से मैं कॉल नहीं, एक वहाँ पे आपका फ़ोन नहीं सुनता, दूसरा फ़ोन करता नहीं है। इस मामले में उन्होंने पूछ लिया, वो जो आए थे इंटरव्यू करने आए थे, वो नौजवान जो आए थे जिनको स्पेशली बुलाया गया था, उन्होंने कहा जनाब आपसे अड्डे मांगे जाएँ तो, अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अमेरिका ने कोई अड्डे नहीं मांगे। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि अफगानिस्तान से जिस तरह वो हाथ धो के गए, उन्हें अड्डे नहीं चाहिए थे यहाँ पे। अभी ड्रोन हमले उन्होंने करने थे कतर से, उन्होंने या दुबई से, उन्होंने वहाँ पे डायरेक्ट, उन्होंने काबुल में जो 10 बेचारे जिसमें बच्चे भी उसमें शहीद हुए, उन्होंने ड्रोन वहाँ से अटैक करके कर लिया। उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पूछा कि जनाब अड्डे अगर उन्होंने मांग, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। अभी अपने थी मैसेज भेज रहे थे अमेरिकन को, अगर आपने हमें कॉल्स ना की, अगर आपने हमारे साथ मशवरे ना किए, तो हम आपके साथ कोऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार कॉल करें। उसके बाद मुझे यूसुफ साहब है, वो अगेन सबसे बड़े सियाणे हैं, उन्होंने फिर कहा देखें जी ये वहाँ पे हमें कॉल नहीं कर, मतलब पूरी दुनिया में टेलीफोन कॉल हमारी छेड़ बन के। गाँव में होते हैं ना, आप भी आपको पता है, अगर मरी के देहाती आदमी है, हमारे गांव में एक आध बेचारा बंदा जरूर हो जिसको पूरा गांव छेड़ बना लेते हैं अपनी, किसी ना किसी वजह से उसका कोई निकनेम रख देगा, आते जाते कोई उसको बात कर देगा तो उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे। तो सेम इस वक्त वही कुछ हो रहा है हमारे साथ, कि टेलीफोन कॉल जो है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट वो हमारी छेड़ बन चुकी है। जो भी इंटरव्यू करने वाला आता है, इमरान खान साहब से पहला सवाल ये करता है कि जनाब वो देखे बाइडन ने आपको कॉल नहीं की। अब उसके बाद खान साहब क्या कहें? सो इट्स अ वेरी ट्रिकी इशू। या तो फिर आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली खान साहब को, ठीक है, पाकिस्तानी कंस्टिट्यूएंसी को सामने रखें, ठीक है, आपका वोटर है, ठीक है, एक आपको माचो टाइप आपका इमेज है कि हम सबसे लड़ते हैं, वो डैम केयर, लेकिन दुनिया चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए अपनी ईगो अना को ये पीछा करना पड़ता है आपको। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक चीज इसमें ऐड कर दो। देखिए जो आपने बेसिस की बात की, आपको याद होगा व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने शायद प्रेस अपनी मीडिया टॉक में ये कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया, उसने कहा बड़ी कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चल रही हमारी पाकिस्तान से,
लेकिन वो टॉक्स शायद ये मिल के आया था मुझे यूसुफ जिनीवा में मेरा ख्याल मुलाकात के लेकिन वो टॉक्स इधर नहीं चल रहे थे। अच्छा, वो उधर चल वो उधर रही चल थी, रही। पिंडी So, चल रही जब थी। इनसे सवाल पूछा गया तो देखें प्राइम मिनिस्टर ने किया क्या, 2-3 ऐसे इशूज है कश्मीर एंड दिस बेसिस का इशू जो अमूमन पॉलिटिकल डोमेन नहीं समझी जाती, उस पर इन्होंने वन साइड अपनी तरफ से एक बयान दे दिया कि कश्मीर से बातचीत जब तक कश्मीर हल नहीं होता या इंडिया अपनी जब 5 अगस्त पे नहीं जाता हमने बातचीत करेंगे। हालांकि उधर सोच कुछ और थी। दूसरा ये भी शायद मुझे ये लगता है कि जो बात आप जो कह रहे हैं मांगी नहीं, ये बात इस प्राइम मिनिस्टर के बयान से पहले उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कही थी। ने कहा कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू चल रही पाकिस्तान से, तो उनके साथ चल रही थी ना, खान साहब से तो नहीं चल रही थी ना। और लास्टली फिर हमारे वो जो दूसरे भाई है ना जिनसे बातचीत चल रही थी, उन्होंने भी अमेरिकन को बताया कि भाई साहब आपको पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी अच्छी लगती है, सिविलियन बड़े अच्छे लगते हैं, वो तो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हमसे बात करो। जनरल मुशर्रफ ने भी अड्डे दिए, जनरल अयूब ने भी दिए, याया खान साहब के दौर में भी चल रहा था। उसके बाद अगर यहाँ तक आपके अड्डे चलते रहे, जनरल मुशर्रफ साहब ने दिए रखे, तो वो तो कहते होंगे कि जो पाकिस्तान में फौजी हुक्मरान है वो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते, वो कोऑपरेट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, अड्डे भी देते हैं। ये सियासतदान भुट्टो साहब को देख लें, उन्होंने इनकार कर दिया था जनाब के एटम बम हम बनाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा जनाब हम आके आपको याद होगा अटामिक हम आके यहाँ पे वो करेंगे, टेस्ट करेंगे। बिल क्लिंटन को उनको काले नहीं माने थे। इमरान खान साहब को वो कह रहे हैं अड्डे जो वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो वो कहते होंगे जनाब पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ये तो आपकी कोई बात नहीं मानते। भाई साहब हमसे बात करें, सही हम बैठे हुए हैं, हम किस काम की यहाँ पे उसके मर्ज की दवाएं जनाब। ठीक है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करेंगे चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने की जो हुकूमती एफर्ट्स हैं वो ऐसे रिवील हो रही हैं। हमने ब्रेक की थी, किस तरह ब्रेक की थी उस पर भी डिस्कस करेंगे और डॉलर के साथ क्या हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दी जा रही है, इसकी जो हुकूमती कोशिशें हैं वो अब बेनकाब हो रही हैं। किस तरह से पहले ये हमारे प्रोग्राम में ब्रेक की गई थी ये खबर, आमिर बतीन साहब ने ब्रेक की थी, आपको शॉर्ट सुनवाते हैं। साहब अब रिटायरमेंट के अपनी उनका ये टेन्योर ख़त्म हो रहा था, ये सवाल था कि जी नया कौन आएगा। तो अभी खबर ये आ रही है कि इन्हीं को एक टेन्योर की एक्सटेंशन दी जा रही है। मेरी इतला ये है कि असम्बली बन भी चुकी हुई है और वो प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे पड़ी हुई है। ब्रेक कर रहे हैं। हाँ जी जी वो है। और मेरी इसकी कंफर्मेशन आज थोड़ी सी शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी की है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये हम भी सुन रहे हैं, अगर ये ऐसा हुआ तो हम बहुत इसको जो है अपोज करेंगे और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे। और बुला 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 उनसे कहा गया, वैसे ये नाम दिया तो आप ही लोगों ने था। तो उन्होंने कहा जी उस वक्त हमने सोचा था ये जा जाए, पर बहरहाल ये तकरीबन जो है ना समझे कि होने जाने का काफ़ी इम्कान है। जी, ये शॉट आपने सुना और अब आपको शॉट सुनाते हैं जिसमें वजीर कानून फरूग नसीम इसको कंफर्म कर रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। हल्कों में ये डिस्कशन ज़रूर है और क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है जस्टिस जावेद इकबाल की, इन द सेंस कि अपराइट आदमी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो नेचुरली अपोजिशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बात कर भी सकती है, करती भी है। ये एक डिस्कशन है गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, मेरे दरमियान और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हमारे एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी के। और इसमें मेरे ख्याल में बहुत जल्द एक लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा कि क्या करना है, इनको करना है, किसी और को करना है वगैरह वगैरह। ये ऑप्शंस सारे मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और अपराइट आदमी है। चेयरमैन नैब साहब इज एन अपराइट ऑफिसर और हुकूमत इसके लिए लाया अमल तैयार कर रही है। जी क्लास साहब, अंग्रेजी का एक मुहावरा याद है इंग्लिश का, इसको इंग्लिश के तनाजुर में देखा इसमें देखा जाना चाहिए। उनकी सुन के ना बड़े नीट आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, क्लीन आदमी है ये चेयरमैन नैब साहब हैं। कोई उन पर स्कैंडल नहीं है, कोई चीज़ बिल्कुल नहीं। इंग्लिश का कोड नहीं, इट्स बेटर टू डील विद द डेविल यू नो देन द एंजल यू डोंट नो। कि बेहतर है कि उससे डील कर ली जाए जिसको आप जानते हैं, रादर दैन को नया बंदा कोई पता नहीं है कैसा है, किस तरह का निकला है। अच्छा, इनके पास ये भी तो जवाब है कि ये बंदा आपने लगाया था, हमारे आने से पहले के लगा, हमने तो नहीं लगाया। अच्छा, बड़ी इमरान खान साहब के पास बड़े अच्छे अच्छे मौके आ रहे, लकी भी हैं माशाल्लाह। इस पे कहना चाहिए कि दो जो टॉप की पोजीशन हैं या मतलब तीन आप उसमें कह लें, वो इनके आने से पहले नवाज शरीफ साहब लगा के गए थे जो इनके फायदे के लिए काम आ रहे हैं। एक आर्मी चीफ को ये नवाज शरीफ साहब लगा गए थे
मौजूदा जो आर्मी चीफ है नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, उनको एक्सटेंशन देनी थी, इन्होंने अपने दौर में दे दी और वही नवाज शरीफ साहब से फिर वोट भी डलवा दिया। वो भी बात वो बेचारे नहीं कर सकते कि जनाब कि हमने वोट नहीं डाला। ये चेयरमैन नायब हैं, ये भी वही लगा के गए थे, शायद खान अब्बासी साहब और उस वक्त पोजीशन मेरा ख्याल है ये थे खुर्शीद शाह साहब थे, इन्होंने लगाए थे, उनको भी वो एक्सटेंशन देना चाहते। सो इमरान खान साहब जो हैं वो जो लेगेसी या नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, जिन लोगों की जो बंदे लगा के गए थे, वो आप कह सकते इमरान खान साहब को पसंद है, नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं है, वो फेयर इनफ, उनकी पॉलिसीज पसंद नहीं है। तो लेकिन जो वो आर्मी चीफ लगा के गए थे या चेयरमैन नायब लगा के गए थे, वो इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद भी हैं, उनको एक्सटेंशन भी देना चाहते हैं और उनको ऑलरेडी एक को चीफ को दे चुके हैं, तो दूसरे सरबराह जो अकाउंटेबिलिटी के उनको देना चाहिए। दोनों बड़ी आपको पता है अहम पोजीशन है। आर्मी के रोल का हम सब समझते हैं कि कितना पॉलिटिकल हुकूमत को उसकी सपोर्ट चाहिए होती है। अच्छा, चेयरमैन नायब जो है, एक चीज़ है मेरा ख्याल काशिफ ये मुझे बेल आउट करेंगे कि कभी ऐसे हुआ नहीं है, मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 20 सालों में जब से ये नायब ऑर्डिनेंस ये आया था, मुशर्रफ साहब लेके आए थे 99 अक्टूबर में, कि उसके बाद कभी किसी चेयरमैन को कोई टर्म दी गई हो, हमेशा नया चेयरमैन ही यहाँ पे लगाया जाता है। Extensions तो दी लिहाजा नहीं, इसमें भी ऑर्डिनेंस इसीलिए लाया जा रहा है कि ये कंडीशन ही मौजूद नहीं है जो कानून है कि उसको एक्सटेंशन दी जा सके, उसको एक्सटेंशन दी जा सके। अच्छा। सो इमरान खान साहब जो हैं वो इनको एक्सटेंशन अगर देना चाहते, मेरा ख्याल नई रिवायत नहीं, फटा पड़ेगा वही पार्लियामेंट में। वैसे आप एक बात अभी कर रहे जी थे, दो लोगों को आपने कहा कि जिनको लगा के नवाज शरीफ गए उसका फायदा इमरान खान साहब ने उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब ने लगाया था, आज के खिलाफ आप ही बयान आप उसको दे ये पाकिस्तान है, अजीब व गरीब मुल्क है जी। मियाँ साहब को ने हर आर्मी चीफ लगाया, मुशर्रफ साहब को किस तरह क्लैंडस्टाइन तरीके से बगैर आर्मी चीफ को बताए मुशर्रफ साहब रात के अंधेरे में आए मियाँ साहब से मिलने के, वो रिप्लेस करेंगे उस वक्त आर्मी चीफ को जो आउटगोइंग आर्मी चीफ थे, ये तो जहांगीर करामत थे, जहांगीर करामत, उन्होंने हुकूमत गिरा दी। इनको लेकर आए और कहा गया कि जनाब अब आर्मी चीफ, और मुझे एक वजीर ने फ़ोन करके मैसेज ये दिया था जब ये बाजवा साहब आए थे, और इंतज़ार करो 3 साल जाके। अच्छा, और उसके बाद हालात आपके सामने। सो मियाँ साहब भी हो या कोई भी हो, लोग समझते हैं हम अपनी मर्जी का आदमी लगा रहे हैं, हमें अपना बंदा होना चाहिए, लेकिन अपना रहना नहीं आके। ये इनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब में ज़्यादा ये उनकी टेंडेंसी थी, ये बाकी पार्टीज में उस तरह नहीं थी। अब इमरान खान साहब में भी आ गई के बाद कि बंदा अपना होना चाहिए, जज भी अपना होना चाहिए, यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपना होना चाहिए, यहाँ पे सहाफ़ी भी अपना होना चाहिए, जो इसके बाद यहाँ पे चेयरमैन नायब भी अपना होना चाहिए, जो अपना बंदा नहीं। ये अगर याद होगा तो ये सोच थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और वही नुकसान हुआ मियाँ साहब को कि तमाम पावर उन्होंने कंसंट्रेशन अपने हाथों में ले ली। आपका जमहूरी कंसेप्ट जो होता है कि पावर्स आपको लोग देते हैं, आपको पार्लियामेंट आपको आके ताकत देती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर आप वही ताकत उठा के उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं इदारों को सरबराहों में तकसीम करते जाते हैं, तो इसी तरह आपकी जमहूरियत चलती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पहिया जो है ना उलट चलता है। ये सारी पावर जो है ना वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अभी आज इनका कहते हैं कि नीट भी हैं, क्लीन भी हैं, इन्होंने चेयरमैन नायब का कहा है। अब इसमें पता जिसको भी ये कहेंगे आगे बंदा हंस पड़ेगा। और इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, तो सर से पाऊँ उनकी परफॉर्मेंस जो है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी रही है। ठीक है, वो इसलिए अच्छी रही है कि उन्होंने इमरान खान साहब के किसी एक बंदे को नहीं पकड़ा। इन पे आगे 10 स्कैंडल आए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत 3 सालों में। इन पे चीनी का स्कैंडल आया, चेयरमैन नायब साहब को कोई वहाँ पे उनका दिल नहीं किया किसी पे हाथ डालूं। यहाँ पे आपको याद होगा इसका पेट्रोल का ऑयल का स्कैंडल आया, इन्होंने हाथ नहीं लगाया। इसके बाद इनका गैस के और इनके IPPs का स्कैंडल आया, इन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया। और फिर सबसे बड़ा अद्वियात का स्कैंडल आया, इन्होंने किसी को नहीं लगाया। गंदम का आया स्कैंडल आया, इन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया। फिर इसके बाद आपको GDC वाला जो कर रहे थे, आपको याद 200-250-300 बिलियन रुपीज़ माफ़ हो रहा था, वो भी सबसे बड़ा स्कैंडल था, उस पर कोई इनको याद नहीं है। अपने इनके मिनिस्टर्स मेरा ख्याल आधे दर्जन से ज़्यादा वो नैब के यहाँ पे बाकायदा पेशा भुगत रहे थे, वहाँ पे इंक्वायरी जो हो रही थी, उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकी इससे बेहतर परफॉर्मेंस तो मेरा ख्याल है किसी की नहीं, पूरी अपोजिशन को उन्होंने मेरा ख्याल है हु इज हु कोई बच गया है जिसको चेयरमैन नायब साहब ने उनको 3 महीने 6 महीने के लिए उन्होंने जेल में डाला, साहब को डाला। अच्छा, 1 मिनट रह गया, मैं चाहूंगी कि क्विकली आप भी कमेंट कर दें। मैं इस पे सिर्फ इन जो बात करें ना आगे थोड़ा सा ये कि हुकूमत का ये क्यों कर रही है, यहाँ पर लोग अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आते या जाते नहीं है, यहाँ पर वफादारी और वफादारी या जो मैं चाहता हूँ क्या वो काम कर रहे हैं उसकी वजह से बदले या नहीं बदले जाते। और हुकूमत को ये लगता है कि जिस तरह वो अपोजिशन को रगड़ा लगा रहे हैं इस वजह से इनको यहाँ पे एक्सटेंशन दे दी जाए। एक दूसरा, अगर आप वो लॉजिकलाइज उसको कैसे करते हैं, कहते हैं जनाब एक तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब शायद अग्रीमेंट हो ही ना सके कि अगला आदमी कौन है, तो ये तो होना नहीं है। अगर ये नहीं होना तो ज़ाहिर है फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल को भी कानून में उसकी गुंजाइश नहीं थी, ऑर्डिनेंस के जरिए उसको एक्सटेंशन दी गई थी, तो इस वजह से इनका ख्याल है कि ये एक्सटेंशन भी उनको इस वजह से
ऑर्डिनेंस के जरिए दी जा सकती है। लेकिन इसका मकसद बिल्कुल कोई ये ना सोचे कि क्योंकि इतने बिलियन अभी रिकवर हुए, जो कि पिछली माजी के किसी, जो इमरान खान से अक्सर फिगर शेयर करते हैं कि इस चेयरमैन नायब ने पिछले 3 साल में इतने अरब रुपए रिकवर किए। असल मकसद ये है कि जो काम जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो इमरान खान साहब को सूट करता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो डिस्प्यूट तो अभी भी होगा, नहीं, ऑपोजिशन के साथ किया जा होगा। सकता। ऑपोजिशन के साथ। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा अकाउंटेबिलिटी का, लोगों का ईमान मजीद ऑलरेडी भी नहीं रह गया, नए में मजीद इसका इरोड होगा, ये सबसे बड़ा नुकसान अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब देखना ये कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।